वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ जुड़ूंगा शाम को अब 6 बजे एक और वीडियो के साथ। जी हाँ, सुबह के 4 बजे आपको करंट अफेयर का सिनारियो दिया जाता है जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो को भी जरूर देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इन सभी वीडियोज के साथ साथ जो भी आपको क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको शेयर किए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस से कोई क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर से हो गया, हर क्वेश्चन का सेट बना के आपको यहाँ पे शाम को 6 बजे दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी बीपीएससी पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा के, और शाम को हमारे साथ जरूर जुड़िएगा शाम को 6 बजे इस मॉक टेस्ट में। जी हाँ, जो कि 66 बीपीएससी की तैयारी में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और ये है इतिहास का प्रश्न कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, वो कहां पे निकले थे? तो यहां पे उत्तर कीजिएगा दोस्तों दमदमा। ठीक है, एक्चुअली यह दमदमा में दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, प्रतापगढ़ जी हाँ शहर है यहाँ का, और वहां पे मध्य पाषाणिक पुरास्थल जो है वो पाया गया। क्या, कौन सा? तो सराय नाहर राय। ठीक है, ये प्रतापगढ़ में था। ठीक है, और दमदमा, ये दोनों ही पाए गए। जो आपका नाहर राय था दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 2 जीवाश्म ऐसे मिले जो कि वहाँ दफनाए गए थे, लेकिन दमदमा में करीब 41 ऐसे शव मिले थे दोस्तों। 41 ऐसे शव मिले थे जो कि एक ही कब्र में दफनाए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे पाषाणिक, मध्य पाषाणिक युग से। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी कर लेंगे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। बस मॉक टेस्ट आप अटेंड करें और आंसर देने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नवपाषाण काल में। जी हाँ दोस्तों, खाद्यान्नों की, अगर खाने वाली पीने की चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले कृषि यहाँ पे शुरुआत की गई थी दोस्तों। जी हाँ, कहाँ? तो नवपाषाण काल में। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं। जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले की गई थी, जौ और गेहूं की, और सबसे पहले बात करें तो जौ की खेती हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आंसर कीजिएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मध्य प्रदेश का चर्चा होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकली हुई नदी है, अमरकंटक से। ठीक है, कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है नदी, मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी होती है दोस्तों भोपाल। नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा भोपाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसको चालुक्योलिथिक युग में भी कहा जाता है? चलिए, तो चालुक्योलिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे इन चारों में से आप नोट कर सकते हैं सी, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ताम्रपाषाण युग जो है दोस्तों, इसको हम लोग चालुक्योलिथिक युग भी कहते हैं, और इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग भी किया गया था औजारों को बनाने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आंसर सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राख का टीला, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आता है ना तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। ठीक है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? अब मैं आपको चीजें बता दूं कि चैप्टर वाइज आपको सारे कवर अप कराए जाएंगे, भले ही 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होंगे, लेकिन चैप्टर वाइज होंगे उसको। तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से देखिए, सीरीज पूरा देखिएगा, है ना। जब तक ये सीरीज चलेगा तो ये सारे क्वेश्चन आर कराए जाएंगे, तब तक आपको ये क्वेश्चन आंसर मिलेगा दोस्तों। क्या? तो चैप्टर वाइज करके मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो युग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसमें कुछ पूछा गया कि नवपाषाण युग स्थल के संबंधित है राख का टीला, वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा संगल कल्लू को, संगन कल्लू को, कल्लू में। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों, वेलारी, है ना। वेलारी जो एक जगह है, वेलारी, जो कि कर्नाटका में है दोस्तों। कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है, और ये कर्नाटका की राजधानी पूछ सकता है दोस्तों, कहाँ होती है? तो बेंगलुरु होती है, ये याद रखिएगा, बेंगलुरु होती है। ठीक है, वहीं पे ये जगह है दोस्तों संगलन कल्लू, जहाँ पे नवपाषाण स्थल के संबंधित हमें चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे कुछ चरवाहों के समूह भी हमें मिले हैं, मौसमी शिविरों के भी जले हुए अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं इस युग से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए, ताम्रसम काल में
महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे दफना देते थे। ठीक है, चलिए तो किस दिशा की ओर दफना देते, किस दिशा क्या रखते थे वो दफनाने में उनकी, याद रखिएगा। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को फर्श के नीचे, अपने जहां घर रहता था उसी फर्श के नीचे दफनाते थे, और उनका जो दफनाने का तरीका होता था वो उत्तर से दक्षिण की तरफ शव को रखते थे। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे, ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, हमें गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से, बिल्कुल ये आंसर कीजिएगा ए, ब्रिज होम से। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए, ब्रिज होम से। दोस्तों गर्त आवास के साक्ष्य हमें ब्रिज होम से प्राप्त हुए। यह जम्मू और कश्मीर के निकट है, जम्मू और कश्मीर में है, श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है ब्रिज होम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाले में से था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, कौन सा अन्न है ना, खाद्यान्न की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि जौ और गेहूं सबसे पहले मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक खाद्यान्न था। तो इसमें आप जौ को पहले कीजिएगा, उसके बाद गेहूं का नंबर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि 8000 ईस्वी पूर्व, जी हाँ 8000 ईस्वी पूर्व जौ यानी कि यौ जो कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जौ की जो खेती हुई है 8000 ईस्वी पूर्व की ये खेती बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के मेकला, ठीक है, किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल में पेट्रोग्लाइफस यानी कि पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स सी, आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश से अगर क्वेश्चन आए तो देखिए आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया है, 2 राज्यों में बढ़ चुका है, एक बना है दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना, नोट कर लीजिएगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और तेलंगाना का हैदराबाद ही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, मृद भांडों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, देखिए याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे आपके नवपाषाण युग से, ठीक है, संबंधित हैं, जो कि इतिहास से आपको यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बी, जी हाँ ताम्रपाषाण। जो मृद भांड थे वो सर्वप्रथम चित्रित किए गए थे कब, तो ताम्रपाषाण युग में। ठीक है, और इसको जो उजागर किया गया वो लौह युग में, इसकी संस्कृति का सबसे पहले हमें पता चला था लौह युग में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में, मृद भांडों का यो उद्गम जो है वो कब हुआ, तो लौह युग में बताइएगा। लेकिन इसका जो चित्रण किया गया था, बताया गया था इसके बारे में, वो ताम्रपाषाण में बताया गया था दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि अधिक प्रसिद्ध क्या थे, तो साधारण तरस्तरियाँ, टोटीदार कलश, डंटीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र, कटोरे, है ना, ये सारी चीज़ें जो थे इस समय फेमस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 11। अब 11 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। तो यहाँ पे आंसर आपको करना होगा ज्योग्राफी का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मेटर यानी कि उल्का क्या होते हैं, जिनका उत्तर आ रहा है बी, यानी कि आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश को हम लोग उल्का कहते हैं। आप लोग कभी टूटते हुए तारे को देखे हो, है ना, वो क्या है, वो उल्का ही है दोस्तों। ठीक है, वो एक मेटियर है, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, क्या है, उल्का है। जैसे कि कुछ तारे जैसा टूटता हुआ प्रतीत आता है आपको रात में, रात के समय जब छत पे आप सोएंगे तो खासकर ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि तारा टूट के गिर रहा है और वो गायब हो गया, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों उल्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल्य के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों, डी यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर ये सातवें चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह में और बृहस्पति ग्रह में भी ये ऐसे टुकड़े पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा आगे एग्जाम में भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, तो
तो देखिए ये सारे जो ध्रुव तारे, अल्फा सेंचुरी, लुब्धक, सूर्य, इनमें से पृथ्वी का नजदीक का तारा कौन है? तो सूर्य भी एक तारा है अपने आप में, ठीक है। तो ये है दोस्तों सूर्य। सी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पे। सूर्य जो है वो भारत पृथ्वी से करीब 149, नोट कर सकते हैं जी हाँ, मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष में इनकी दूरी मापी जाती है, पर इतना ये दूरी है, ठीक है। और जो सीरस तारा है, यानी कि जो आपका हम कह सकते हैं लुब्धक जो तारा है, यानी कि ये जो डी है ना, ये जो है ये 8.611 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है पृथ्वी से। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी एक तारा है अपने आप में, बहुत बड़ा विशाल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था को सबसे सुसंगत माना गया है? तो यहाँ पे देखिए आंसर सी कर सकते हैं। वहाँ पे बर्फ के ऐसे पर्वत मिले हैं जहाँ पे पर्वतों के ऊपर जो है बर्फ का टुकड़ा का जमाव देखा गया है, यानी कि बर्फ के घटकों का यहाँ पे हिम शीतल देखा गया है और उसमें जल उपस्थित है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में वहाँ पे भी जीवन होना संभव हो सकता है। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। 14 का आंसर क्या करेंगे? सी, ठीक है। और चूंकि वहाँ पर दिन का तापमान और वायुमंडल पृथ्वी के लगभग समान है, ठीक है, और मंगल पर जो उपस्थिति है बर्फ की चोटियाँ हैं, वहाँ पे जमा हुआ जल है, वो जीवन की पुष्टि भी करता है। हो सकता है कि वहाँ पे जीवन होगा भी। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों, मलबे यानी कि रॉकी डिबर्स होते हैं। अच्छा, ये सही है। दूसरा है यहाँ पे अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर के तक बड़ा होता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे। तीसरा कथन है कि क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि, ये देखिए बृहस्पति और मंगल कहता ना यहाँ पे तो सही होता, लेकिन ये शनि कह दिया है। इनकी कक्षाओं में ना, तो शनि की कक्षाओं में कोई क्षुद्र ग्रह नहीं होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो यहाँ पे आंसर 1 और 2 सही है, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, सुमिलन करना है थोड़ा सा। देखिए सौरमंडल में दोस्तों टोटल 8 ग्रह हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है। देखिए 8 ग्रह होते हैं। 9वां ग्रह था दोस्तों यहाँ पे प्लूटो, ठीक है, जो कि 2006 के बाद इसके सौरमंडल से बाहर किया जा चुका है, यानी कि इसको नहीं शामिल किया गया है। तो अब हमारे ग्रह हैं टोटल 8। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपसे, ठीक है, 2006 से पहले, इसलिए कहाँ पे प्लूटो का ऑप्शन दिया गया है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये आप आंसर करेंगे इट्स फॉर प्लूटो, सबसे छोटा है ना। अब अगर नहीं है यहाँ पे तो बुध ग्रह सबसे छोटा है और सबसे नजदीक का भी ग्रह है। चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये है दोस्तों बृहस्पति, ठीक है। सौरमंडल के सूर्य के दूसरे स्थान पर का ग्रह, दूसरे स्थान पे कौन है? तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स अ शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहनें भी इसको कहते हैं। सूर्य के निकटतम का ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों बुध ग्रह। तो ये आप यहाँ पे मैच इसका कर सकते हैं डी का, A4 B3 C2 D1, ठीक है, डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सूर्य का प्रभा मंडल यानी कि हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। आंसर कीजिएगा दोस्तों। सूर्य का प्रभा मंडल, जिसे हम लोग हेलो कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है दोस्तों पक्षाव मेघों में हिम का स्फटक, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? सी कर लेंगे आप लोग यहाँ पे। पक्षाव जो मेघ होते हैं यानी कि बादल होते हैं, उसके जो हिम होते हैं है ना, उनके स्फटकों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से सूर्य के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है या लेती है? देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी। बृहस्पति ग्रह जो है ये 8 ग्रह है हमारे, उनमें से सबसे ज्यादा समय लेती है। कारण क्या है इसका? तो जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी परिक्रमा काल भी बढ़ता है। तो अर्थात जो हमारे सूर्य के जो ग्रह हैं
जितनी दूर होगा उतना परिक्रमा काल उसका समय ज़्यादा लगेगा, उतना ही अधिक होगा। तो सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में इस प्रकार है। देखिए सबसे नज़दीक में अगर देखा जाए सूर्य के, तो यहाँ पे बुध ग्रह है ना, उसके बाद देखा जाए तो शुक्र ग्रह है, उसके बाद देखा जाए तो पृथ्वी है, उसके बाद देखा जाए तो मंगल है, उसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति है, उसके बाद देखा जाए तो शनि है, उसके बाद देखें तो अरुण है और वरुण है। ये सारे ग्रह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप कर लीजिएगा दोस्तों क्या, तो इट्स अ बी, बृहस्पति। यहाँ पे क्या है कि इनकी परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में ये इक्लिप्स का फॉर्म बनाता है, जबकि ये जो शनि है इसकी जो घूर्णन गति है वो बृहस्पति ग्रह से काफ़ी तेज है, तो इससे भी, बृहस्पति से भी पहले ये घूर्णन कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। और ये जो है अरुण और वरुण जो है, ये इनकी स्पीड भी बहुत है, क्योंकि ये सारे दोनों जो है गैसीय ग्रह है ना, जिसके चलते इनको घूर्णन करने में यहाँ पे समय बहुत कम लगता है। लेकिन बृहस्पति जो है ये ठोस भी है, गैस भी है यहाँ पे, तो जिसके चलते इसका वजन भी है और ये घूर्णन करने में और लंबी दूरी को तय करने में समय लेता है, इसलिए सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह प्रायः किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले ग्रह आकाशीय पिंड हैं? क्षुद्र ग्रह प्रायः किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले आकाशीय पिंड है? तो मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर सी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य ताप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति निम्नलिखित किन कारकों पर निर्भर करती है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, बताइए कौन सा सही होगा। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य का ताप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, धरातल पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों के झुकाव तथा दिन की लंबाई तथा वायुमंडल की पारगम्यता, तीनों पर। आंसर डी कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए चीजों को, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे। आंसर 21 का कीजिएगा। निम्न में से किस अधिनियम, चलिए यहाँ पे अब पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। 10 क्वेश्चन देखे हमने आपके दोस्तों, जी हाँ, कहाँ से, तो जो हिस्ट्री से देखें 10 क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पे आपके ज्योग्राफी से। अब 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे दोस्तों, किससे, तो पॉलिटी से, ठीक है। तो इसलिए अब इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो आंसर यहाँ पे आप भी सोच समझ के दीजिएगा। निम्न में से किस अधिनियम के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पर सुझाव दिया गया है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, 1935 का अधिनियम। आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में, यह 148(1) में यहाँ पे इसके अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कि कैग, CAG है ना, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, जिनका उत्तर आ रहा है ए, यानी कि 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1773 डेट याद रखिएगा। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे को बनाया गया था, तथा चैम्बर्स, लेमोस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश भी बैठे हुए थे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पे चलते हैं दोस्तों। चलिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था दोस्तों, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इज द राइट आंसर। 1946, जी हाँ दोस्तों, 1946, 1946, 9 दिसंबर, याद रखिएगा दिनांक। और यहाँ से प्रथम बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस सभा को, जी हाँ, किसने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी रूप से अध्यक्ष बनकर इसका निर्वाचन किया था, ठीक है, 11 दिसंबर, याद रखिएगा 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था?
चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 25 का यहाँ पे इट्स सी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था आत्मा और हृदय। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 32 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का और अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? बिल्कुल सी, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधानों को पारित करके यहाँ पे प्रस्ताव रखा। संविधान के प्रारूप तीसरा वचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक दिया गया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, जहां पे भारतीय संविधान के मत दिए गए हैं और जिस देश के अपनाया गया है ना, उस मत को किस देश से अपनाया गया वो आपको मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका। चलिए यहाँ पे मतलब मिलाते हैं। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किससे लिया गया था दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत लिया गया था दोस्तों आयरलैंड से। जी हाँ, यहाँ पे आप ए कर सकते हैं, 3 का ए के साथ मैच होगा। फिर होगा दोस्तों मूल अधिकार लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पे आप दोस्तों बी कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। संघ यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया का, पहले आप मिला लीजिए इसको। यहाँ पे समवर्ती सूची है, यहाँ पे किसका देखिए समवर्ती सूची है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ मैच करेंगे सी। और अगला है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया था दोस्तों जी हाँ कनाडा से। यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? 2 के साथ मैच करेंगे। आपके साथ देखो एग्जाम में क्या होगा ना कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस होंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन 4 ही पूछा गया, तो मैच करने का यहाँ पे आप गलत करके आ जाएंगे अगर कोई भी एक गलत मैच किए तो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित किया गया था? ये CDS 2017 का प्रश्न है, आंसर कीजिएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित किया गया था? तो आंसर कीजिएगा उद्देशिका में। जी हाँ, आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था जो है ये निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन भी कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारत जो है सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसके समस्त जो है रूप को परिभाषित किया गया है? तो आंसर कीजिएगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता को। जी हाँ, नोट कर सकते हैं जो हमारे शासन का प्रारंभ किए थे वो मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड से सुधार उनके लाए गए। भारत सरकार का अधिनियम 1919 में लाया गया और इस अधिनियम के सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे कि शब्द को स्पष्ट प्रयोग किया गया, जैसे कि अधिनियम के तहत प्रांतों का विषय का सूची बनाना, आरक्षित करना है ना, हस्तांतरित करना, ये सारी चीजें लेकर आई गई इस 1919 के अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। चलिए यहां से आंसर करिएगा दोस्तों, साइंस का ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे अब। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा सोच समझ के, है ना, और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा और हर क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग अच्छे से दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा। एक तीक्ष्णकार वृत्ताकार पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, जल्दी से आंसर करेंगे कौन कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, इट्स अ बी, 2 और 4, यानी कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा।
या तीक्ष्ण वृत्ताकार यानी कि बहुत तेजी से वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग मौत का कुआं जो देखते हैं, है ना, मौत का कुआं देखते होंगे, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल वाला जो है इसमें राउंड राउंड चक्कर लगाता है या कार वाला भी लगाता है, तो फिसलने का जो उसका कारण बनता है गिरने का, वो क्या होता है, तो अंदर की तरफ पहियों का उलटेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा, ये नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 32 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। तेल के अशंत भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर अगर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। जी हाँ, आंसर यहाँ पे कीजिएगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ तेल का जो मुक्त पृष्ठ है ना, वो क्षैतिज इस प्रकार होगा कि आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई पाई जाएगी। आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का इट्स डी, नोट कर लीजिएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपका इनमें से मास और एक्सेलरेशन दोनों में से कोई एक 0 हो गया, है ना, तो आपका पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल टू 0 हो जाएगा, इसका परिणाम बल क्या होगा, तो 0 लगेगा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से दौड़ रही है कार पर लगने वाले शुद्ध परिणाम बल जो है यहाँ पे क्या होगा, तो होगा 0। ठीक है, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 34। एक गोलाकार पिंड की एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग W से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, बीपीएससी में ही पूछा गया है प्रश्न ये। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग। बिल्कुल पिंड का त्वरण जो होगा वो WR2 होगा, बराबर जो कि पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में होगा। आंसर बी कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 15 का इट्स अ बी, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। जी हाँ, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आंसर बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच समस्पर्श जो है वो प्रभावी क्षेत्र बढ़ा देता है। बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे मात्रा दी गई है और उसकी इकाई दी गई है। जल्दी से आप यहाँ पे सुमेलन करेंगे इसका। चलिए, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही सुमेलन क्या क्या होगा, तो यहाँ पे मैच कीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। जी हाँ, उच्च वेग को अगर हम सम्मिलित करेंगे तो मार्क से बिल्कुल सही है। तरंग धैर्य को यहाँ पे एंगस्ट्रम के साथ, दाब को पास्कल के साथ, ऊर्जा को जूल के साथ। ये सम्मेलन आपका बी वाला जो है वो सही है। ठीक है, सही सम्मेलन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सही नहीं है, नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा, ये चारों पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल, जिनका उत्तर बी आ रहा है, यानी कि विद्युत चुंबकत्व जो है सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करेगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियमों को किस नाम से जाना जाता है। गैलीलियो का सिद्धांत पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी हाँ, ये जो गिरते हुए वस्तुओं को किस नाम से और जाना जाता है, तो याद रखिएगा, आंसर होगा बी, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से और भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 40, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, आंसर सी कर लेंगे, न्यूटन होता है। जी हाँ, एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तथा जीपीएस मात्रक क्या होता है बल का? तो डाइन होता है, DINE, डाइन होता है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको साइंस के दूसरे सेक्शन से मिलेगा, जो कि होगा आपका बायोलॉजी से। ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों। एकमात्र सर्प जो कि घोंसला बनाता है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, ओह सॉरी, यहाँ पे आंसर करेंगे आप लोग बी, यानी कि नागराज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सूची को सुमेलन करना है भारतीय वन्य प्राणी जातियों से और वैज्ञानिक के नाम से। चलिए सुमेलन करते हैं यहाँ पे। एशियाई जंगली गधा ये कहाँ पाया जाता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है एक्चुअली? तो ये है दोस्तों सर्वस दुआउसेली। ठीक है, बारहसिंघा इसका क्या नाम है? ओके सॉरी, एशियाई जंगली गधा को हम लोग कहते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक मिनट। अब देखिए, एशियाई गधा, जंगली गधा को हम लोग कहते हैं दोस्तों इकस हेमियोनस। जी हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, बारहसिंघा, बारहसिंघा दोस्तों, बारहसिंघा को कहा जाता है दोस्तों सर्वस दुआउसेली, ये बी इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और यहाँ पे सी यानी कि चिंकारा को कहते हैं दोस्तों गजेला, सी है, सी हो जाएगा यहाँ पे। और जो हमारा डी है नीलगाय को ये हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक नाम इसका बोसला फल ट्रेगोकेमलस। ठीक है, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। तो सुमेलन हमारा बी जो है वो सही है, यहाँ पे 3, 2, 4, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्नीक है? पत्नी नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये पत्नीक है। ठीक है, तो भेड़िया एकल संगी होता है दोस्तों। ठीक है, और एकल संगी जो होते हैं वही जीव जो है एक समय केवल एक ही साथी के साथ रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या कर लीजिएगा? इट्स अ ए। जी हाँ, भेड़िया। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा दोस्तों, कथन दिए गए हैं यहाँ और विचार कीजिए कौन कथन सही है। तो नीलहरित शैवाल स्पाइग्रोगायरा और यूलोथ्रिक्स अल्लवणीय जलसायों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। दूसरा है कि गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंखें आगे की ओर देख सकता है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों 44 का। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स अ बी, केवल 2 सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संरक्षित क्षेत्र हैं और जिसके लिए जाने जाते हैं वो बताना है। देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा डेली शाम को 6 बजे। आंसर कीजिएगा 45 का दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलन करना है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोट दिया नहीं गया एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपको सुमेलन करके बताता हूँ। यहाँ पे जो भीतरनिका है उड़ीसा, है ना, भीतरनिका उड़ीसा में सुरक्षित क्षेत्र है और जिसमें कि खारे पानी का मगरमच्छों का संरक्षित भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो लवण जल और मगरमच्छ। ठीक है, मरुस्थल जो दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, तो ये महान भारतीय सारंग गोंडवान के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो दोनों 1 और 2 जो है वो सही है, लेकिन एरवाकुलम केरल है, ये हुलक गिबन दिया गया है जिसके लिए जाना जाता है, ये गलत है, यहाँ पे सी गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आपका 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, कूट आपका 1 और 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 दोस्तों। 1 और 2 को फिर से सुमेलन करना है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आंसर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो इसको सम्मिलित कीजिएगा डॉक्टर डी ब्रिज से। विकास का सिद्धांत तो हम लोग करेंगे दोस्तों इसको डार्विन से। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना, इसको हम लोग सम्मेलन करेंगे दोस्तों बिटलबिग से। और ओपरन अवधारणा, तो ये हो जाएगा 2 जैकब और मोनो से।
तो ये आपका सही सुमेलन होता है, आंसर यहाँ पे भी बी हो जाएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाली पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा था? बिल्कुल आंसर कीजिएगा डोडो पक्षी, बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है 48। दोस्तों कथनों पर विचार करें। फीता कृमि उभयलिंगी है। जी हाँ, यहाँ पे आंसर कीजिएगा सोच समझ के आप लोग, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। गोल कृमि एक अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। फाइलेरिया सूत्र कृमि होते हैं, ये भी सही है। और गिनी कृमि एनेलिड होते हैं, ये गलत है। तो 1 2 3 यानी कि आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, अंगों को उपयोग तथा उपयोग के लिए जानने के लिए, ये आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, कौन सा कथन सही नहीं बोला गया है? तो आंसर कीजिएगा सभी इक्नोड्रम जो है वो सजीव प्रजक होते हैं, ये आंसर गलत है, यानी कि ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत है, ठीक है दोस्तों। कुछ जो होते हैं इकाइनोड्रम जो होते हैं वो छोड़कर सभी में लिंग भेद हैं और निषेचन बाह्य होता है, और यह कुछ सजीव प्रजक भी होते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत होता है, यहाँ पे गलत बात कही गई है। ये तीनों सही है यहाँ पे दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ओके। तो आज के इस पूरे सिनारियो में हमने 50 प्रश्न दिए, आपने कितने उत्तर सही किए? क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई था। जी हाँ, आज पहला ही दिन था और क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। हर सेक्शन से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के भी क्वेश्चन मिले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी से, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर का सिनारियो आपको नहीं मिल पाया होगा, वो आपको मैं कल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, आप हमारे साथ बने रहे। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। रोज शाम को मिलेंगे, शाम को 6 बजे और सुबह के 4 बजे आपके साथ। धन्यवाद।